गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक कर रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच की टोटल 8 टाइप्स होती हैं। उसकी फर्स्ट टाइप नाउन के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है, पहले तो इसका नाम ही अपना मतलब बता रहा है, प्रो प्लस नाउन। प्रो में अगर हम इंग्लिश का मतलब देखें, इंग्लिश मीनिंग देखें प्रो का सिंपल मीनिंग, तो वो होता है इन फेवर ऑफ, और मतलब या, फॉर। मतलब जो शब्द नाउन की जगह, नेमिंग वर्ड की जगह, किसी की नाम की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मीनिंग इसका बड़ा नीचे मैंने क्लियर करके लिखा है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन या नाउन फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन को फंक्शनिंग कर रहा हो, नाउन की परफॉर्मेंस कर रहा हो सेंटेंस के बीच में, उसकी जगह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, माई सेल्फ एट्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। जैसे नाउन की क्लासिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं थी, उसी तरीके से इनकी भी कोई लिमिट नहीं है, पर हम फिर भी इन्हें कैटेगराइज, क्लासीफाई कुछ एक टर्म्स में, कुछ एक टाइप्स में करेंगे। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मेन टाइप्स जो हैं प्रोनाउन की वो 10 होती हैं। पर्सनल नाउन, सब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम टर्न वाइज इनका मीनिंग भी देखेंगे। हाँ जी, फर्स्ट टाइप हमारी जो थी पर्सनल प्रोनाउन, इसका मतलब है इट रिप्लेसेस द प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल। इसका मतलब ये है, ये पर्सन शब्द से बना है जो पर्सनल प्रोनाउन है। जब हम किसी विशेष वस्तु, स्थान, चीज़ या जानवर के नाम को किसी और शब्द के साथ बदल देते हैं, उनको नाम से नहीं बुलाते, तो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ये हमारे प्रोनाउन की कैटेगरी में सबसे पहली टाइप आती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आ जाते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। लेकिन आगे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, इनको डिवाइड किया गया है 3 पर्सन्स में। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट एंड दे। इसकी एग्जांपल्स अब मैं आपको सेंटेंस के साथ बताऊंगी जी। पर्सनल प्रोनाउन में हमारी एग्जांपल है आई कैन डू इट। आई मतलब सपोज कर लो मेरा नाम रीमा है, तो रीमा कैन डू इट। मेरा नाम रीमा है, तो मैं रीमा लिखने की बजाय, मतलब नाउन लिखने की बजाय, उसकी जगह कोई और शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ जो बिल्कुल ठीक है, तो आई कैन डू इट। सेकेंड, यू आर अ बॉय। सपोज़ मेरे सामने एक लड़का खड़ा है, उसका नाम रमेश है, मैं रमेश कहने की बजाय उसे ये कहती हूँ कि यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। यहाँ पे काफ़ी गर्ल्स हैं, ठीक है, तो मैं एक एक लड़की का नाम इनलिस्ट करने की बजाय मैं एक उनके लिए कलेक्टिव टर्म यूज़ कर लेती हूँ, वो है दे प्रोनाउन। दे वर डांसिंग या फिर गर्ल्स वर डांसिंग, लेकिन अगर मैं गर्ल्स लगाती तो वो नाउन बन जाता। इसलिए प्रोनाउन की तो पहचान ही ये वाली है कि जो शब्द नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं माई बेस्ट फ्रेंड ऐसे लिखती हूँ, मेरी फ्रेंड का नाम सीमा है, तो मैं बार बार पूरे सेंटेंस बनाने के लिए, पूरी एक्सप्लेनेशन, कॉम्पोजिशन करने के लिए हर सेंटेंस के आगे हमेशा सीमा सीमा लगाती रहूँ कि सीमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सीमा एंड मी गो टू स्कूल टुगेदर, सीमा एंड मी प्ले टुगेदर। तो मतलब यहाँ सीमा एंड रीमा प्ले टुगेदर, इस तरीके से वो इम्पैक्ट जो है कॉम्पोजिशन का ख़त्म हो जाता है। इसीलिए प्रोनाउन का हमारे इंग्लिश में जन्म हुआ, ताकि जो मोनोटोनियसनेस है, बार बार किसी को नाम से बुलाने वाली, उसको ख़त्म करके एक इंटरेस्टिंग सा वे बनाया जा सके इंग्लिश में कॉम्पोजिशन का। नेक्स्ट टाइप हम करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं, उनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगी। कई लोग तो पर्सनल प्रोनाउंस को ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कंसिडर करते हैं, लेकिन इनमें हल्का सा एक डिफरेंस है, वो मैं आपको मीनिंग के साथ बता दूंगी। मैंने आपसे पहले भी जैसे कि डिस्कस किया है कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन ही होता है। तो पहली लाइन ही आप देखिए, इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन एंड एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसका फ़र्क ये है कि ये पर्सनल प्रोनाउन तो होगा, वही सारी कैटेगरी होगी, आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू,
पर उसके साथ साथ ही हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे लगा होगा। जब मैंने आपको टेंसेस कराए थे तब मैंने आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन बताई थी। उस फॉर्मेशन में मैंने बताया था जो चीज़ मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले लगी होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगी होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें खासियत सब्जेक्टिव में ये है कि ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट लगा होता है। तो इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल, ये प्लूरल भी हो सकता है सिंगुलर भी, मतलब एक वचन भी और बहुवचन भी। सिंगुलर में जैसे आई रहेगा, प्लूरल में वी हो जाएगा। सिंगुलर में ही शी होगा, प्लूरल में दे हो जाएगा। यू सिंगुलर भी होता है और उसका प्लूरल भी यू ही होता है। इट सिंगुलर होता है और इट का प्लूरल भी इट ही होता है। नेक्स्ट वन है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन से मिलता है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है इट प्लेज द फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जैसे कि जो चीज़ मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद लगी होती है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ये वाला हमारा प्रोनाउन जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा होता है। इट्स फॉर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल वन। जिस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउन में लिखते हैं फॉर्म, इसकी फॉर्म अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो आई लिखेंगे, अगर उसी चीज़ को ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो मी कर देंगे। ये चीज़ आपने वॉइसेस में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। शी का हर बन जाएगा, दे का देम बन जाएगा, ही का हिम बन जाएगा, आई का मी बन गया जैसे। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बदलते ही नहीं है, जैसे यू का यू ही रहता है और इट का इट ही रहता है। तो इस तरीके से ये हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन होती है जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे लगती है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं थोड़ा स्ट्रेस दे के इसलिए बोलती हूँ, वैसे तो रिफ्लेक्सिव होता है ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन भी इनकी साथ साथ क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप हमारी आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये हमारे सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी लगी होती है उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट होता है। दैट रेफर्स टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। और इसका सीधा सीधा मतलब किसके साथ जुड़ा होता है? जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कि वर्ब के पहले लगा हुआ होता है। और ये जो सेंटेंसेज है इनकी एंडिंग ज़्यादातर सेल्फ, जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, या सेल्व्स, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स, सेल्फ या सेल्फ से के साथ ये वाला जो प्रोनाउन है ये एंड होता है। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं आगे, पर एग्जांपल से पहले हम देखेंगे इससे नेक्स्ट टाइप जो मैंने लिखवाई थी वो लिखवाई थी मैंने इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन देखने में बिल्कुल इन्हीं के जैसे होते हैं, वो भी माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्व्स, हिम सेल्फ, यही होते हैं। डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ मीनिंग में, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे साथ में इसकी। नेक्स्ट वन टाइप आ जाती है इंटेंसिव प्रोनाउन। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब होता है जो चीज़ किसी चीज़ के ऊपर एम्फोसिस करती है। इट रेफर्स टू द बैक ऑफ द सब्जेक्ट टू ऐड एम्फोसिस। ये सब्जेक्ट के बाद लगा होता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। और लेकिन ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमने देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, वो ऑब्जेक्ट की तरह परफॉर्म करता है सेंटेंस के बीच में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह परफॉर्म नहीं करता। जो सब्जेक्ट के बाद ये लगने के बाद ये सेंटेंस में एम्फोसिस सब्जेक्ट के ऊपर डालता है। इसका जो आइडेंटिकल है बिल्कुल सेम है जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, देखने में ये बिल्कुल सेम है। ये भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, यही होते हैं। इनके यूसेस के कारण इनको डिफरेंट कैटेगरी में अंडरलाइन किया गया है। अब हम इस चीज़ को एग्जांपल के साथ समझेंगे और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है इंटेंसिव प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, इसको हम बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब हम इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव में। इंटेंसिव जो है इसे एम्फेटिक भी बोलते हैं। इट एड्स एम्फोसिस, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर एक प्रभाव डालता है। इट डज नॉट ऐड एम्फोसिस, रिफ्लेक्सिव जो होता है वो किसी भी तरीके का एम्फोसिस नहीं डालता है। सेकंड है इट इज़ नॉट एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अगर सेंटेंस में इंटेंसिव प्रोनाउन लगा दें या हटा दें, सेंटेंस के मतलब के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इट इज़ एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर हम हटा दें तो फिर सेंटेंस का मतलब ही नहीं बन पाता। थर्ड नंबर है इट डज नॉट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था जो इंटेंसिव या एम्फेटिक होता है ये जो है
ऑब्जेक्ट की तरह परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है वो हमारे सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही होता है। अब हम आगे देखेंगे इनकी एग्जाम्पल्स। हाँ जी, एग्जाम्पल से हम और ज़्यादा समझेंगे जो मैंने पीछे पॉइंट्स बताए हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एग्जाम्पल हमारी है कैन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। अगर आप देखिए, मैंने आपको रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और ये एम्फेसिस नहीं डालता है। और तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऐड नहीं करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं बनेगा। अगर हम कहें कैन लुक्ड एट इन द मिरर, कोई बात नहीं बनती, गलत है, ठीक है ना। तो कैन लुक्ड एट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ये ऑब्जेक्ट की जगह लगा है कि कैन ने अपने आप को शीशे में देखा। सेकेंड एग्जाम्पल है द सिली क्लाउन्स, क्लाउन होते हैं जोकर, मेड फूल ऑफ देमसेल्व्स, जो मूर्ख जोकर थे उन्होंने अपना ही मजाक बनवा लिया। अगर यहाँ पे हम देमसेल्व्स उठा लें तो फिर हम जोकरों ने अपना मजाक बनवा लिया। अगर हम देमसेल्व्स उठा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो सेंटेंस का मतलब नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की परफॉर्मेंस कर रहा है। नेक्स्ट इंटेंसिव को देखिए, अगर हम उसमें प्रोनाउन को हटा भी देते हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह वो नहीं लगा, इसके मतलब पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारे सेंटेंस के। तो आई बिल्ट माई हाउस, मैंने अपना घर बनाया, ये भी ठीक है। आई बिल्ट माई हाउस माई सेल्फ, मैंने अपना घर खुद बनाया, तो ये एम्फोसिस डाल रहा है, बता रहा है कि मैंने बनाया है। द चिल्ड्रन मेड द कुकीज़ देमसेल्फ, अगर हम देमसेल्व्स हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द चिल्ड्रन मेड द कुकीज़, बात समझ में आ रही है कि बच्चों ने बिस्किट बनाए, लेकिन देमसेल्फ जो है वो प्रभाव डाल रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। और अगर हम इनकेस इसे हटा भी दें, इंटेंसिव प्रोनाउन को या एम्फेटिक प्रोनाउन को, तो सेंटेंस की फॉर्मेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका प्रॉपर मतलब बाहर निकल के आता ही है। नेक्स्ट टाइप आ जाती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इट इज़ प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोनाउंस। तो इनकी कैटेगरी सबसे हटके है, अलग है। हु, हुम, व्हाट, विच, जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं वो वाले जो हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु रोट दिस, किसने यह लिखा। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। आप मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हो इसके साथ। नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाती है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती, पर्टिकुलर नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती। तो मैंने बड़े क्लियर वर्ड्स में और बड़ा ब्रीफली लिख दिया, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक प्रोनाउन, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि पर्सन पर्टिकुलर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये 4 वर्ड्स दिए हैं और इनके 4 सफिक्स दिए हैं, तो आप ऐड करिए, देखिए, समवन, समबडी, समवेयर, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीवेयर, एनीथिंग, everyone, everybody, everywhere, everything, no one, nobody, nowhere, nothing। तो ये जो सारे हैं, ये एक रूल है, रूल कह लो या फिर टिप कह लो, जैसे कि आप इन सभी से जितने भी वर्ड्स हैं ये डेवलप कर सकते हो। ये सारे कौन से होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, somebody loves me, फिर is there anyone who can help me। तो इस तरीके की आप बड़ी सारी एग्जांपल्स इनसे जनरेट कर सकते हो और आप फील करोगे कि ये किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो है हमारे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये तो मैंने नेम बता दिए ना डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, इसकी डेफिनेशन या मीनिंग क्या है। दीज, यहाँ सॉरी गलती से देयर लिखा गया है, दीज, These are used to point specific thing। पहले हमने किए थे indefinite और अब हम कर रहे हैं demonstrative। ये स्पेसिफिक चीज़ को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई शर्ट, कोई शर्ट आपके सामने पड़ी है, आप बतला रहे हो कि ये मेरी शर्ट है, तो वो स्पेसिफिक है आपकी शर्ट। आई नीड यू टू फिक्स दीज प्रॉब्लम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इन समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो दीज प्रॉब्लम आपको क्लियर है कि वो कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो दीज आर यूज टू पॉइंट स्पेसिफिक थिंग। नेक्स्ट टाइप है हमारी पोजेसिव प्रोनाउन। 9th टाइप हमारे पास आ जाती है पोजेसिव प्रोनाउन। इट इज़ अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस पोजेशन, ऑनरशिप और ऑरिजिन। ये ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी की मलकियत बताता है कि ये चीज़ उसकी है या मेरी है या तुम्हारी है या उनकी है। तो एग्जाम्पल आ जाते हैं माइन, योर, देयर, हिज, हर, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखेंगे, दैट, गलती से बॉय लिखा गया था, टॉय आना चाहिए था। दैट टॉय ऑन शेल्फ इज़ माइन, वो जो शेल्फ के ऊपर टॉय पड़ा है वो मेरा है। दैट अभी हम पीछे कैटेगरी करके हटे हैं, ये भी प्रोनाउन है, माइन भी प्रोनाउन है, लेकिन हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो माइन इसमें पोजेसिव प्रोनाउन है और दैट जो है वो हमारा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
सेकंड एग्जांपल है हमारे पास पोजेसिव की, इट इज़ हर पेन, यह पेन उसका है। तो हर पोजेशन शो कर रहा है, तो हर हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है और इट हमारे पास हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी आ जाता है और पर्सनल प्रोनाउन में भी आ जाता है। इसके बाद हम लास्ट टाइप करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो आपसी संबंध बताते हैं, फॉर एग्जांपल ईच अदर, वन एंड अदर। इस कैटेगरी में आप ये दो ही याद रख लीजिए क्योंकि 99% यही आते हैं। माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, मैं और मेरी बहन एक दूसरे को प्यार करते हैं। आपसी रिश्ता बताया गया है जो मैंने ऊपर मीनिंग में भी बताया है। द मेंबर्स ऑफ टीम सपोर्ट वन एंड अदर, उस टीम के मेंबर एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। इसमें भी आपसी रिलेशनशिप को ही एक्सप्रेस किया गया है। एक टाइप और भी हमारी होती है रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो भी मैं आपको करवा देना ज़रूरी समझूंगी। तो अब हम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे जो कि रिप्लेस करते हैं नाउन को कम्प्लेक्स सेंटेंस के बीच में, और कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो क्या करते हैं, दीज आर यूज टू रिप्लेस नाउन्स विद इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो जटिल सेंटेंस है उनमें नाउन की जगह लगते हैं ये। दे आर यूज टू कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज विद इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसको जोड़ते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, क्योंकि डिपेंडेंट अकेला तो काम कर ही नहीं सकता। देखने में हमें इसमें कुछ एक टर्मिनोलॉजी, एग्जाम्पल में मैंने लिखी है दैट, हु, हुम, विच। हु, हुम, विच आपको इंट्रोगेटिव जैसी लगेगी, पर इसका जो रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये रिलेटिव है। ये दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रही है। इसकी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे। रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल है, द फैमिली विद हुम आई स्टेड वॉज वेरी वेलकमिंग। वो परिवार जिसके साथ मैं रहा वो बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग नेचर का था। तो इसमें आप देख रहे हो जो मैंने होम का इस्तेमाल किया है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, ये कहीं से भी प्रश्न पूछने वाली सेंस में नहीं लगा हुआ है। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज का रिलेशन क्रिएट कर रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। तो इसी के साथ हमारी जो प्रोनाउन की डिटेल्ड टाइप्स है वो ख़त्म होती हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेरी आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको ये सारी समझ आ गई होंगी प्रोनाउंस की टाइप। अगर आप इसको इतना डिटेल में समझ लेंगे तो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं बात कर लूँ या किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, आप कभी भी प्रोनाउन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।